कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, हम लोग एमसीक्यू की जो सीरीज़ कर रहे थे पंचायती राज की, 2 वीडियो उसमें से पहले भी आ चुके हैं। अगर जो स्टूडेंट्स वो वीडियो जाके नहीं देखे हैं, वो वीडियो जाके आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोग 10-10 क्वेश्चंस का वो सेट था जिसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं। ठीक है, जो आपके परीक्षा के उपयोगी प्रीवियस ईयर पेपर का कलेक्शन था। उसमें ऐसे एमसीक्यू को मैंने सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, और वो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू थे। उसके माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ों को आपका क्लियर करने की कोशिश किया जिससे आप लोग का डाउट्स क्लियर हो सके। आज भी एक नया चीज़ हम लोगों ने शामिल किया है इसमें, जो है आपका भारत के संविधान। भारत का संविधान का एमसीक्यू लाने के लिए भी डिमांड आ रही थी कमेंट सेक्शन में, तो उसके भी एमसीक्यू आज आपको देखने के लिए मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपको आगे के एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा सहायता देने वाले हैं। तो आज का भी वीडियो आप लोग उसी तरीके से प्यार दीजिएगा जो आप लोगों ने पहले एमसीक्यू की सीरीज़ को दिया है। तो अब हम लोग आगे भी एक एक दिन में अल्टरनेट डेज पे हम लोग का एमसीक्यू आते रहेगा। पंचायती राज जो आपका संविधान है और भी कुछ सब्जेक्ट्स को हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें शामिल कर सकें। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नोट्स से रिलेटेड अभी भी डाउट्स आ रहे हैं तो नोट्स से रिलेटेड डाउट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वहाँ से आप लोग इस प्रोसेस को अपना के परचेस कर सकते हैं। नोट्स संविधान का भी आपको बहुत शानदार चार्ट मिलेगा। जो आज के जो क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर अदर स्टेट पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस आपके उस चार्ट से बनेंगे जो मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया है। उससे एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर का नहीं गया होगा, जबकि ये पिछले 20 साल का क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, 10 से 15 साल का। आप लोग देखे होंगे, आप लोग को लग रहा होगा कि वो एक चार्ट है महज, लेकिन आप सोचिए कि उसमें पूरे बुक का सार को मैंने उसमें डाल दिया है। और वहां का आप पढ़ेंगे अगर, चाहे वो पंचायती राज का चार्ट हो चाहे वो संविधान का चार्ट हो, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं जा रहा है आपका। तो उसको समझने का कोशिश करिए आप। ठीक, तो फिर आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत चुनाव के लिए विषय में सही क्या है? ठीक, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? पहला, आप लोग वीडियो पॉज करके लगाने का कोशिश करिएगा। ठीक, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। दूसरा, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है। तीसरा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। चौथा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। पांचवा, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। छठवां, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। सातवां, नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। आठवां, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है। ऑप्शन बताइए। ए 1 2 3 4 5 6, बी 2 3 4 5 6 7, सी 3 4 5 6 7 8, डी 1 3 4 5 7 8 और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं पहले क्या क्या होता है। देखो, सबसे ऊपर होता है जिला निर्वाचन अधिकारी। ठीक, जिला निर्वाचन अधिकारी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी। जिला निर्वाचन अधिकारी के नीचे होता है आपका रिटर्निंग अधिकारी। रिटर्निंग अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी के नीचे होता है आपका पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी, शॉर्ट में लिख रहा हूँ नाम, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, मैं बोल बोल के बता रहा हूँ। और लास्ट में होता है मतदान अधिकारी। क्या? मतदान अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी जो होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है जिला निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति? राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, या रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग, या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा। रिटर्निंग अधिकारी एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी होता है। सहायक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी के राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी। मतलब जो रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करेगा वही
एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। ठीक, उसके बाद नीचे होता है पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? रिटर्निंग अधिकारी। या पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की सहमति से रिटर्निंग अधिकारी। ये किसका नियुक्ति करेगा? पीठासीन अधिकारी की। पीठासीन अधिकारी, ठीक है। मतदान अधिकारी की नियुक्ति पीठासीन अधिकारी करता है, तो ऊपर वाला ही नीचे वाले की नियुक्ति करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी का काम क्या होता है? जिले में निर्वाचन का संचालन करना। उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी का काम क्या रहता है? रिटर्निंग अधिकारी का काम रहता है उसके नीचे रह के संचालन करना। पीठासीन अधिकारी का काम क्या रहता है? जो मतदान केंद्र होता है वहां पर वो निर्वाचन का संचालन करता है। और मतदान अधिकारी मतदान कक्ष में निर्वाचन का संचालन करता है। और पीठासीन अधिकारी के सहयोग के लिए क्या रहता है? मतदान अधिकारी रहता है। ठीक, अब मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? रिटर्निंग ऑफिसर करता है। मतदान अधिकारी अगर कहीं अनुपस्थित है तब पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? किसी भी एक को मतदान केंद्र में स्थित किसी भी व्यक्ति को मतदान अधिकारी चुन लेगा। और अगर कहीं मतदान अधिकारी पूरी तरीके से मतलब आने में अगर कहीं असमर्थ है, नहीं आ पा रहा है अगर, तब फिर क्या होगा? रिटर्निंग अधिकारी मतदान अधिकारी को चुनेगा। तो इसमें क्या बोला है? देखो इसमें क्या बोला है। पहला, एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। जी बिल्कुल सही है, जिला निर्वाचन अधिकारी तो एक ही होता है, सही है। दूसरा, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होता है। मैं आपको बताया रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग के परमिशन से जिला निर्वाचन अधिकारी। और सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी तो होता है ना, सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी तो होता है, तो एक या एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। तीसरा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है, अभी बताया हूं, सही है। चौथा, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। चौथा क्या है? रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। क्या बताया हूं? राज्य निर्वाचन आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी भी रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। चौथा बिल्कुल सही। पांचवा, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। जी देखिए, रिटर्निंग अधिकारी जो होता है नायब तहसीलदार की श्रेणी का ही होना चाहिए। नायब तहसीलदार के रैंक का ही जो होगा वो रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार से भिन्न श्रेणी या नायब तहसीलदार से अलग श्रेणी का वो नहीं होना चाहिए। तो नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, या नायब तहसीलदार के रैंक का ही कोई ये होना चाहिए। छठवां, नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी नहीं हो सकता, वो नायब तहसीलदार से ऊपर की रैंक का होगा जिला पंचायत के लिए। जनपद और ग्राम पंचायत के लिए नायब तहसीलदार के रैंक में जो अधिकारी होते हैं वो वहां के रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। आठवां, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो सातवां आठवां गलत हो गया, तो ऑप्शन आ जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कहां है? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ गए आप लोग पूरा कैसे कैसे हायरार्की रहता है। सबसे ऊपर राज्य निर्वाचन आयोग, उसके नीचे जो राज्य में निर्वाचन को करवाते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी जो जिले में समन्वय करता है, उसके नीचे रिटर्निंग अधिकारी के साथ एक से अधिक रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं। उप रिटर्निंग मतलब एक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी हो सकता है, उसके नीचे पीठासीन अधिकारी और उसके नीचे मतदान अधिकारी। तो ये पूरी हायरार्की निर्वाचन का मैं आपको समझा दिया। ठीक, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा बताइए, अब पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? ये सवाल आया हुआ है आपका पीएससी लाइब्रेरियन 2018 में। इसके ऊपर वाला सवाल आया था पीएससी प्री 2017-18 का सवाल था ये वाला, और ये वाला सवाल है आपका लाइब्रेरियन 2018 का। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किन अभिकर्ताओं की नियुक्ति कर सकता है? चुनाव अभिकर्ता, लेखा अभिकर्ता, प्रचार अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता या मुख्य अभिकर्ता? बताइए। 135, 145, 236, 245, नन ऑफ दिस। देखो, पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार किनकी नियुक्ति करता है मैं आपको बताता हूं। एक चुनाव अभिकर्ता होते हैं, चुनाव अभिकर्ता। चुनाव अभिकर्ता क्या करता है? जो निर्वाचन होते रहता है जहां पर, उसको देखने का काम, निगरानी करने का काम करता है चुनाव अभिकर्ता। चुनाव अभिकर्ता उसको निगरानी करने का काम करता है। चुनाव अभिकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए? वही जो चुनाव लड़ने के लिए, जिस पद के लिए चुनाव हो रहा है, उस पद के लड़ने के लिए, उस पद पे चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता होती है वही उस चुनाव अभिकर्ता की योग्यता होनी चाहिए। हो गया चुनाव अभिकर्ता। दूसरा होता है मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता, इसकी नियुक्ति कौन करेगा?
इसकी नियुक्ति जो चुनाव में खड़ा है, जैसे कि संतोष नाम का व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, संतोष नाम का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, संतोष नाम का व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव अभिकर्ता की नियुक्ति करेगा। वो निर्वाचन क्षेत्र जो रहेगा, निर्वाचन मतलब निर्वाचन का जो एरिया रहेगा जहां पर वोटिंग होते रहता है, वहां पर देखता है सब काम को। उसकी वही योग्यता होनी चाहिए जो संतोष को चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यता है। ऑप्शन 2 मतदान अभिकर्ता, मतलब सेकंड का मतदान अभिकर्ता। मतदान अभिकर्ता मतदान कक्ष में क्या करेगा, मतदान कक्ष में निर्वाचन को देखेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई गलती तो नहीं हो रहा है, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। तो वो क्या रहता है, प्रतिनिधि रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं वो लोग, ठीक। तो मतदान अभिकर्ता, इसकी भी वही योग्यता होनी चाहिए जो एक चुनाव लड़ने के लिए होती है। और मतदान अभिकर्ता मतदान कक्ष में होता है, मतदान कक्ष में बैठे रहता है। लेकिन और मैक्सिमम कितना हो सकता है मतदान अभिकर्ता, 2, मैक्सिमम 2 लोग हो सकते हैं मतदान अभिकर्ता। लेकिन एक टाइम पर एक ही आदमी कक्ष में जाकर बैठेगा, ये भी याद रखना आप लोग। वैसे चुनाव अभिकर्ता भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। मतदान अभिकर्ता भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। एक टाइम पे एक ही जन मतदान कक्ष में जाके बैठेगा। और नंबर 3 गणन अभिकर्ता। गणन अभिकर्ता मतलब गणन मतलब गणना, गणना मतलब काउंटिंग। तो जब चुनाव हो जाने के बाद जिस दिन काउंटिंग होते रहता है, उस दिन काउंटिंग के समय जो रहेगा वो गणन अभिकर्ता रहेगा। गणन अभिकर्ता भी मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों चीज समझ में आ गया आपको। 3 लोगों की नियुक्ति करता है, तीनों की योग्यता बता दिया, तीनों का अधिकतम कितने हो सकते हैं वो भी बता दिया। पहला चुनाव अभिकर्ता बिल्कुल सही है, दूसरा लेखा अभिकर्ता बिल्कुल गलत है, तीसरा प्रचार अभिकर्ता बिल्कुल गलत है, चौथा मतदान अभिकर्ता बिल्कुल सही है, और 5वां गणन अभिकर्ता ये भी सही है, 6वां मुख्य अभिकर्ता, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1, 4 और 5 इज द राइट आंसर। 1, 4 एंड 5 क्लियर, एकदम समझ रहे हो आप लोग। देखो 1, 4, 5 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1, 4 और 5। समझ गए आप लोग, पूरा चीज बता दिया हूं, इससे रिलेटेड इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है, ठीक। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा। सबसे पहले तो समझ लो भाई छावनी बोर्ड क्या होता है। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित की गई एक संस्था होती है जो नगरीय क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में क्या करता है, चीजों को देखता है। मतलब इसमें जो सदस्य होते हैं वो कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं, कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं, सेना के सदस्य रहते हैं इसमें। वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि आसपास जो होता है, मतलब जो आपका बिजली सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं, पानी सही तरीके से मिल रहा है कि नहीं, लोगों को जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं वो सही तरीके से मिल रही है कि नहीं, ये इंश्योर करते हैं। अब सब जगह छावनी बोर्ड नहीं होता है। पूरे भारत में कितना तो छावनी बोर्ड है अभी, 64 तो छावनी बोर्ड है, 64 छावनी बोर्ड है। इसमें जो सदस्य होते हैं उसकी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है छावनी बोर्ड के सदस्यों का। अब उसमें कुछ सदस्य जो होते हैं मनोनीत किए जाते हैं, कुछ सदस्य सेना के रहते हैं, कुछ सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। 64 जगह छावनी बोर्ड अभी है। तो ये सब काम करता है रक्षा मंत्रालय, मतलब केंद्र सरकार की एक संस्था है। तब भाई जब ये केंद्र सरकार की संस्था है तो इससे संबंधित जो निर्णय लेने का अधिकार किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को होगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया है, अगर कहीं पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है तो निर्णय कौन लेगा, ए कलेक्टर संभाग आयुक्त के अनुमोदन के अधीन, बिल्कुल गलत है। कलेक्टर के कोई इसमें पावर नहीं रहता है। दूसरा, संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन अधीन, नहीं। ऑप्शन डी, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन। अब बताओ, अनुमोदन अधीन मतलब उसकी अनुमति, उसके अनुमोदन पर, तो कौन निर्णय लेगा। निर्णय कौन लेगा, तो देखिए ऑप्शन डी राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन मतलब केंद्र सरकार की सहमति से। तो निर्णय कौन लेगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। क्यों, क्योंकि यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा गठित किया गया होता है छावनी बोर्ड, इसलिए ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। यह क्वेश्चन आया है पीएससी प्री 2016-17 में। तो अब समझ में आया छावनी बोर्ड क्या होता है, क्यों केंद्र सरकार के अनुमोदन के से राज्य सरकार सहमति लेता है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई आपको। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि एक मतदाता कोई वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो इससे पहले नामांकन पत्र का क्या होगा, अवैध हो जाएगा, बी अवैध नहीं होगा, सी चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, या डी
अन्य उम्मीदवार की द्वारा आपत्ति किए जाने पर कार्यवाही होगी, या ई इसमें से कोई नहीं। देखो ये सवाल मैं क्यों लिया हूं, जब मैं ये टॉपिक को पढ़ाया था थ्योरी में तब लोगों का सवाल आया था, इस सवाल को मैं बताया था, वहां डील किया था, क्योंकि ये सवाल आ चुका है पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग 2016 में। देखो ये क्या होता है, पंच जो होता है, पंच पद के लिए 2 वार्ड से नामांकन दाखिल किया जा सकता है। पंच पद के लिए वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 3 मान लो जाए तो दोनों वार्ड से एक व्यक्ति ही पंच के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। लेकिन नामांकन वापस लेने का समय होता है। आपको जब नामांकन दाखिल हो जाएगा तो नाम वापसी के लिए भी समय दिया जाता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल होगा। वो जब नामांकन वापस होगा उस समय वो एक वार्ड से, मान लो जाए वार्ड 3 से चुनाव नहीं लड़ना चाहता तो नामांकन को अपना वापस ले लेगा। तो भाई अगर कहीं आपको पूछे कि पंच क्या 2 वार्ड से नामांकन दाखिल कर सकता है, बिल्कुल दाखिल कर सकता है, लेकिन चुनाव केवल एक ही वार्ड से लड़ेगा, ये भी याद रखना, ठीक। तो चुनाव वो एक ही वार्ड से लड़ेगा। इसीलिए यहां पर देखो, पंच पद हेतु प्रस्तुत करता है नामांकन पत्र और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच पद हेतु नामांकन दाखिल कर सकता है। बाद में वह दूसरा नामांकन वापस ले लेता है तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा, भाई पहले नामांकन पत्र क्यों अवैध होगा उसका, एक वार्ड से चुनाव तो लड़ ही सकता है ना। वार्ड नंबर 3 से उसको चुनाव नहीं लड़ना है तो वो वापस ले लिया, वार्ड नंबर 1 से चुनाव लड़ेगा, खुशी खुशी लड़ेगा एकदम, तो अवैध हो जाएगा, नहीं अवैध नहीं होगा। ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, ऐसा कुछ नहीं है, अन्य उम्मीद आपत्ति करने से ये ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक। तो 2 ये कंफ्यूजन मत रखना अपने, नामांकन पत्र 2 वार्ड से जारी कर सकता है, लेकिन पंच के चुनाव केवल 1 वार्ड से लड़ेगा, 2 वार्ड से नहीं लड़ेगा। नामांकन वापस करने की तिथि होती है जब आता है कैलेंडर चुनाव आयोग का, तो उसको देखा करो, जब होता है ना पंचायतों में चुनाव तो कैलेंडर आता है, उसको देखा करो, वहां पर आपको समय दिया रहेगा नामांकन वापसी की तिथि। नामांकन वापसी की तिथि में 1 वार्ड से आप उसको चुनना पड़ेगा कि मुझे किस वार्ड से चुनाव लड़ना है। 1 वार्ड से चुनाव लड़ेगा, नामांकन को वापस लेगा बाकी से, तो उसके पहले का रद्द नहीं होगा, पहले से लड़ सकता है वो। चलो नेक्स्ट कर देखें। देखिए कोई भी मैंने 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं लिया है, कथन करण वाले सवाल लिए हैं, 1 लाइनर भी आता है, लेकिन मैं आपका एक सवाल से आपके कई सवाल सॉल्व करना चाहता हूं। 10 सवाल मैंने जरूर ले रहा हूं, लेकिन इन 10 सवालों से आपके 30 सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपके 30 सवाल के बराबर का कॉन्सेप्ट आपको 10 सवाल के अंदर मैं दे रहा हूं, समझे आप। तो हर 10 सवाल के भीतर आपको 20 से 30 कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेंगे, 20 से 30 सवाल सॉल्व होगा आपका एक एक क्वेश्चन में आपको 3-3, 4-4 सवाल सॉल्व करा रहा हूं मैं, ठीक। 5वां, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों का आरोही क्रम बताइए। अतः सबसे पहले तो ये देखो कि आरोही और अवरोही क्या होता है। पहले तो आधा लोग इसी में कंफ्यूज रहते हैं। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे मतलब उसके बाद वाला, उसके बाद ऐसे बढ़ता क्रम, आरोही। अवरोही घटता क्रम, ये होगा अवरोही मतलब सबसे बड़ा, सबसे बाद, फिर उससे पहले, ये अवरोही। आरोही बढ़ता हुआ, ठीक, समझ गए। तो क्या पूछ रहा है, आरोही क्रम ज्ञात बताइए, मतलब सबसे पहले कौन सी समिति गठित हुई, उसके बाद कौन सी समिति गठित हुई, उसके बाद कौन सी समिति गठित हुई, ये आपको बताने बोल रहा है। तो मैं आपको सारी चीज़ों को बता देता हूँ भाई। बताओ, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति और LM सिंघवी समिति। देखिए सारी समितियों को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी आपकी 1957 में। कब? 1957 में। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया गया था, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो लाया गया था उसी की समीक्षा के लिए, देखने के लिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कितने पैमानों पर सफल है, कितने पैमानों पर असफल है, कहाँ कहाँ पर लूप होल है, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा की, सिफारिश की। त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिला स्तर पर जिला पंचायत, जनपद स्तर पर जनपद पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ठीक। अभी जो वर्तमान स्वरूप आप पंचायती राज का देख रहे हैं, एक पीएससी का सवाल आया था कितने स्तर पर पंचायती राज है अभी, तो 3 स्तर पर, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही वर्तमान स्वरूप जो है वो लागू हुआ है। और दूसरा चीज देखिए, बलवंत राय समिति ने 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की समीक्षा की थी। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई थी जवाहरलाल
नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर सन 1959 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिला से जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक, यह है बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। दूसरा देख लेते हैं, अशोक राय मेहता समिति। अशोक राय मेहता समिति कब गठित की गई थी? 1977 में गठित की गई थी। अशोक राय मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। जिला स्तर पर जिला पंचायत और दूसरा स्तर बोला उन्होंने मंडल पंचायत। मंडल स्तर पर, यानी जनपद को मंडल कहा उन्होंने, जनपद स्तर पर मंडल पंचायत। अब मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तो कहा, लेकिन ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत को उन्होंने खारिज कर दिया। तो अशोक राय मेहता समिति ने कितने स्तर के पंचायती राज की सिफारिश की? द्विस्तरीय पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर के पंचायती राज की सिफारिश की? त्रिस्तरीय पंचायती राज। तो 1977 में अशोक राय मेहता समिति आई, उन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की, जिसको सरकार ने खारिज कर दिया, इसको नहीं माना। तो उसके बाद आया अशोक राय मेहता समिति। नंबर 3, जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति कब गठित हुई? 1985 में गठित हुई। 1985 में जीवीके राव समिति गठित हुई। जीवीके राव समिति के बारे में एक चीज याद रखना, ये गरीबी उन्मूलन के लिए लाई गई थी। मतलब गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम उस समय चलाया जा रहा था, उसकी समीक्षा के लिए लाई गई थी। ये इंदिरा गांधी का सरकार चल रहा था उस समय, गरीबी उन्मूलन की समीक्षा के लिए लाई गई थी। बिना जड़ की घास कहा पंचायती राज को, इन्होंने क्या कहा? बिना जड़ की घास। ये सवाल आ चुका है, बिना जड़ की घास पंचायती राज संस्थाओं को किसने कहा? बिना जड़ की घास। क्यों कहा बिना जड़ की घास? इनका मानना था, जीवीके राव जी का, इस समिति का मानना था कि आप अगर लोकल बॉडी को पावर देंगे, पंचायतों को पावर देंगे, तो पंचायतें क्या करेगी? करप्शन होगा उसमें, नीचे लेवल के लोग करप्शन करेंगे। तो जिस घास की जड़ मजबूत नहीं है, वो घास कब तक फूलेगा फलेगा? वो घास कब तक सरवाइव कर पाएगा? तो जीवीके राव ने कहा कि बिना जड़ की घास का, ऐसी घास जिसका जड़ ही कमजोर है, जिसके जड़ में ही करप्शन भरा हुआ है, वो कब तक फूलेगा फलेगा? तो ये एक सक्सेस नहीं होगा कहा। तो जीवीके राव समिति आई 1985 में। अब आई नेक्स्ट देखते हैं एलएम सिंघवी समिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, इसको कई बार पूछ चुका है भाई। एलएम सिंघवी समिति जस्ट एक साल बाद 1986 में गठित की गई। एलएम सिंघवी समिति ने संवैधानिक मान्यता देने की बात कही। पंचायती राजों को संवैधानिक मान्यता देने की बात किस समिति ने कही थी? तो वो कही थी जीवीके राव समिति ने। पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता, मतलब कि आप इसको संविधान संशोधन करके लाइए, और इसी के सिफारिश के आधार पर 73वां संविधान संशोधन लाया गया, और 73वां संविधान संशोधन में संवैधानिक मान्यता पंचायती राज को दे दी गई। तो 4 समिति मैंने आपको बताया, बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक राय मेहता समिति 1977, जीवीके राव समिति 1985 और एलएम सिंघवी समिति 1986। तो व्हाट इज द आंसर? 1 2 3 4 आरोही क्रम आपको बताना है। सबसे पहले कौन सी समिति आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। ऑप्शन आ जाएगा 1 ऑप्शन आ जाएगा A 1 2 नहीं, ऑप्शन आ जाएगा C, ऑप्शन आ जाएगा C 1 2 3 4, ऑप्शन आ जाएगा C 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक। अच्छा, एक चीज और याद रखना, इसमें याद करने का एक ट्रिक है इसका, बैग्स। जो नए स्टूडेंट है भाई ध्यान रखना, बैग्स, इसको तो मैं बताया था। बैग्स कैसे? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक राय मेहता समिति, जीवीके राव समिति और सिंघवी समिति। ठीक, इसको भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 6वां क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है। इस संदर्भ में सही क्या है? क्या बोल रहा है? देखो, कोई निर्वाचन हुआ, निर्वाचन होके वो जिस पद के लिए, पंच पद के लिए, सरपंच पद के लिए, कोई भी पद के लिए निर्वाचन हो गया, निर्वाचन संपन्न हो गया, वो चुन लिया गया कोई भी व्यक्ति। अब क्या होता है कि गांव वालों, मतलब किसी को लग रहा है, जनता को, पब्लिक को ये लग रहा है कि भाई इसका निर्वाचन गलत तरीके से हुआ है, इसमें धांधली हुआ है, इसमें करप्शन हुआ है, ये गलत तरीके से किया गया है, खरीद फरोख्त की गई है किसी भी तरीके से, या पब्लिक को वो आदमी लग रहा है कि ये निर्वाचन में कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी हुई है, कोई तकलीफ हुई है, कोई गलत हुआ है। तब क्या करेंगे लोग? उसको निर्वाचन को क्या करेंगे? निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, क्वेश्चन खड़ा किया जा सकता है निर्वाचन के ऊपर कि भाई ये इसमें गलत हुआ है, इसमें गलत हुआ है करके प्रश्नगत किया जा सकता है। तो कैसे होगा? ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को, पहला, सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को नहीं होता है, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। ठीक, ये गलत हो जाएगा।
तो ग्राम पंचायत में अगर कोई दिक्कत है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को लोग क्या करेंगे, याचिका पेश करेंगे, प्रश्नगत करेंगे कि भाई इसकी जांच करवाइए करके। जनपद में कलेक्टर को, जिला में संचालक पंचायत को। तो 1, 3 और 5 इसका लास्ट मतलब सही आंसर हो जाएगा, 1, 3 और 5। अब देख लेते हैं अपन 1, 3 और 5 किस में है। तो 1, 3 और 5 है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इसका राइट आंसर। ये आया है पीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर इंजीनियरिंग 2016 का सवाल है। ये समझ में आया आपको? इसमें कोई बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, याचिका पेश कर प्रश्नगत करना है, किसको करना है उसी को पूछ रहा है। समझ गए आप लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका संविधान चालू हो रहा है। तो 6 क्वेश्चन मैं पंचायती राज से लिया हूँ आज। 6 क्वेश्चन में मैं उम्मीद है कि आपको कई सारे कंसेप्ट आप क्लियर होंगे। अब आपको उसी तरीके से संविधान भी अपन कवर करेंगे। संविधान का क्वेश्चन शुरू होता है अब। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह सवाल आपका अदर पीसीएस का सवाल है, उसी तरीके के सवाल आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस में आता है। तो अब आपको देख लेते हैं अपन। तो राष्ट्रपति के संबंध में विचार कीजिए। पहला, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। या तीसरा, उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। आंसर दीजिए। ए केवल एक सही है, बी 2 सही है, सी 1 और 2 सही है, डी 1 और 3 सही है। देखो, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में पूछ रहा है ये राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए हम लोग पूरा देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, लेकिन जन्म भारत में अनिवार्य नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भारत की नागरिकता होनी चाहिए जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन उसका जन्म भारत में अनिवार्य नहीं होना चाहिए। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जन्म भी क्या होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए अमेरिका में ही, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वो जन्म कहीं भी हो, उस समय जिस समय राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए वो खड़ा हो रहा है, वो उस समय क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होने चाहिए। तीसरा, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखना चाहिए, न कि संसद सदस्य। लोकसभा का सदस्य, भाई संसद में तो 3 आते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, तीनों से मिलकर संसद बनता है। तो संसद का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता नहीं होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और उसके बाद चौथा, 15,000 रुपये जमानत राशि होता है। और पांचवा क्या, प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक का मतलब क्या होता है, 50 लोग उसको प्रस्ताव लेके जाएंगे कि भाई हम इसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा करना चाहते हैं, और 50 लोग उसका अनुमोदन करेंगे, अर्थात समर्थन करेंगे कि भाई हम लोग समर्थन करते हैं कि ये व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जाए। और 50 प्रस्तावक अलग होंगे, 50 अनुमोदक अलग होंगे, दोनों कॉमन नहीं होंगे, मतलब टोटल 100 लोग चाहिए। ठीक, तो याद रखना 5 क्राइटेरिया होता है किसी भी राष्ट्रपति को चुनने के लिए। अब बताओ सवाल क्या होगा। पहला, उसे भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए। भाई भारत में जन्म अनिवार्य नहीं है, मैं क्या बोला, पहला गलत हो गया। दूसरा, उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, दूसरा तो बिल्कुल सही है। तीसरा, उसे संसद का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। भाई संसद के अंदर राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों आ जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने के लिए केवल लोकसभा में सदस्य होना अनिवार्य है, तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन आ जाएगा बी, 2 सही है केवल। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, झारखंड की पहले उप राज्यपाल रह चुकी हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। क्लियर। अभी राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी राष्ट्रपति चुनाव से सवाल आएगा आपका, इसीलिए मैं इस आज के सेशन में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ें लिया हूँ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चीज सवाल डेफिनेटली आएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का वर्तमान में चुनाव हुआ है, उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हुआ है। ध्यान से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग है। कारण संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। संसद में कौन कौन आते हैं, संसद किससे मिलके बनता है, संसद मिलके बनेगा आपका राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। तो संसद, राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल है, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते। भाई देखिए, विधेयक क्या होता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कानूनों का समुच्चय होता है, मतलब कानून लिखे होते हैं कि ये रूल्स हमको लागू करना है, वो उस कॉम्बिनेशन ऑफ लॉज, उसको कहते हैं विधेयक। अब विधेयक राष्ट्रपति लोकसभा में पहले पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर राष्ट्रपति उसमें सिग्नेचर करता है, तब वो क्या बनता है, लॉ बनता है, कानून बनता है, रूल बनता है। तो कारण आर भी सही है। ठीक, अब ये 5 चरणों से होकर गुजरता है भाई।
सबसे पहले में प्रस्तुत किया जाता है, दूसरे में फिर उसको सबको कॉपी दिया जाता है, पढ़ने के लिए दिया जाता है, वाद विवाद होता है, उसके बाद समिति को भेजा जाता है, तीसरे में वोटिंग होता है, चौथे चरण में फिर वही सेम प्रोसेस लोकसभा राज्यसभा में होता है, दूसरे सदन में होता है, और पांचवा में राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। तो 5 चरणों से होकर गुजर कर, किसी दिन बताऊंगा इसको भी डिटेल में। आप लोग अगर कहीं देखना चाहते हैं तो इसको राष्ट्रपति वाले सेक्शन में देख लीजिएगा, मैं पूरा डिटेल वीडियो डाला हुआ हूँ प्लेलिस्ट में। तो के 5 चरणों से होकर गुजरता है कोई भी विधेयक, तब वो जाके क्या बनता है, लॉ बनता है, कानून बनता है। तो अब ये ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए इज अ राइट आंसर। चलो ठीक। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्ति है? स्वविवेकी शक्ति, 6 प्रकार का स्वविवेकी शक्ति होता है, रट के रखना, कई बार आ चुका है। 6 स्वविवेकी शक्ति। कौन सा स्वविवेकी शक्ति 6 ठो? पहला देखो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई है अगर, तब, या फिर कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है अगर, ठीक है, कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया है तब, या फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है, मृत्यु हो गई है तब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये इसकी पहली स्वविवेकी शक्ति होती है, ठीक। प्रधानमंत्री की नियुक्ति 2 कंडीशन में, या तो कोई दल बहुमत नहीं प्राप्त कर पाया है, या फिर प्रधानमंत्री की आकस्मिक इमरजेंसी मृत्यु हो गई है तब। नंबर 2 कंडीशन पे विघटित करेगा सदन को। कब? पहला, यदि कि जो बहुमत खो दिया है किसी दल ने, जैसे कि राष्ट्रपति, अभी जैसे कि प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, तो नरेंद्र मोदी के दल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत खो दिया है अगर, उसके सांसद दूसरे पार्टी में चले गए हैं और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई इसने बहुमत खो दिया है, तब क्या करेगा? विघटित करेगा। विघटित करेगा किसको? सदन को विघटित कर देगा, लोकसभा को, सरकार गिर जाएगी। तो विघटित कर देगा कब? जब उसको लगेगा कि पार्टी ने, जिस पार्टी की सरकार है उसने बहुमत अपना खो दिया है तब। और तीसरा, यदि उसको लगता है कि विश्वास मत हासिल नहीं कर पाया। विश्वास मत की जरूरत कब पड़ती है भाई? जब राष्ट्रपति को लग रहा है कि बहुमत खो दिया है, वोटिंग करवाया, तो वोटिंग करवाने के लिए फिर आधे से ज्यादा सदस्य होने चाहिए, तो उसको विश्वास मत बोलते हैं। तो विश्वास मत हासिल करने में असमर्थ है अगर कहीं रूलिंग पार्टी, तब क्या करेगा? वो लोकसभा को विघटित कर देगा। तो 2 कंडीशन पे विघटित, तो 3 हो गया स्वविवेकी शक्ति। चौथा, पुनर्विचार के लिए भेजना, निलंबनकारी वीटो शक्ति, पुनर्विचार के लिए भेजना किसी भी विधेयक को, उसको वापस भेज देगा पुनर्विचार के लिए, फिर से विचार करो करके। 5वां, रोक कर रखना, किसी भी विधेयक को क्या करना? अपने पास रोक कर रखना है, जेबी वीटो शक्ति। जेबी वीटो शक्ति इसी को बोलते हैं। तो ये भी क्या होता है? राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति है। छठवां, संसद को क्या भेजना? संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेजना। और सातवां क्या होता है? संसद से कोई भी जानकारी मांगना, संसद से कोई भी मतलब प्रधानमंत्री से जानकारी मांगना, प्रधानमंत्री। तो 7 प्रकार के क्या होते हैं? स्वविवेकी शक्ति होती है 7 प्रकार की, जो बोला आपको। संसद को संदेश भेजना 6वां, और जानकारी मांगना 7वां। 7 प्रकार की स्वविवेकी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, याद रखना अच्छे से, ठीक। अब देखते हैं भाई इसमें स्वविवेकी शक्ति कौन सी है, पूछ रहा है इसमें। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये इसकी स्वविवेकी शक्ति नहीं होती भाई, ये इसकी प्रशासनिक शक्ति होती है। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति जितने भी होगी, कैग की नियुक्ति करेगा, आपका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करेगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा, चुनाव आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा। ये सब मंत्रिपरिषद प्रशासनिक शक्ति होती है। दूसरा, विधेयक को आपत्ति सहित वापस भेजना मतलब निलंबनकारी वीटो शक्ति, तो ये है स्वविवेकी शक्ति, स्वविवेकी शक्ति है ये। विधेयक को रोक कर रखना, जेबी वीटो शक्ति, ये भी स्वविवेकी शक्ति है। क्षमा प्रदान करना कौन सी शक्ति है भाई? क्षमा प्रदान करना कौन सी शक्ति? क्षमा प्रदान करना कौन सी शक्ति है? ये न्यायिक शक्ति है। क्षमादान की शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति है, न्यायिक शक्ति। क्षमादान की शक्ति न्यायिक शक्ति। संयुक्त अधिवेशन, विधायी शक्ति, विधायी शक्ति। संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, ये विधायी शक्ति है। संसद को संदेश भेजना, ये तो स्वविवेकी शक्ति है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये प्रशासनिक शक्ति है। तो अपने को क्या चाहिए? स्वविवेकी शक्ति चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 स्वविवेकी शक्ति, ऑप्शन नंबर 3 स्वविवेकी शक्ति, ऑप्शन नंबर 6 स्वविवेकी शक्ति। तो 2, 3 और 6, 2, 3 और 6, ऑप्शन नंबर 2, 3 और 6, ऑप्शन नंबर ई सही होगा, 2, 3 और 6। पूरा समझ में आ गया? क्लियर? 2, 3 और 6। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन,
ऑप्शन नंबर 10। देखो 9वां क्वेश्चन और फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है ना। तो उपराष्ट्रपति के से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब यहां पर क्या पूछ रहा है आपको? सही नहीं है उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। जनता का सदन किसको बोलते हैं? लोकसभा को कहते हैं। जनता का सदन लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। राज्यसभा को वरिष्ठों का सदन कहते हैं। तो जनता का सदन निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति के पास नहीं, उपराष्ट्रपति के पास योग्यता होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है? जो बिल्कुल हो सकता है, किसी सदस्य चुनाव में लड़ सकता है उपराष्ट्रपति का। उपराष्ट्रपति पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। 5 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है, 5 वर्ष का उपराष्ट्रपति का होता है। उनको एक औपचारिक महाभियोग पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। महाभियोग केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए लाया जाता है, राष्ट्रपति के लिए। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। महाभियोग के समान उसका प्रोसेस रहता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं पद से हटाना। पद से हटाया जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। पद से हटाया जाता है किसको? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। पद से हटाया जाता है किसको? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। प्रोसेस लगभग सेम होता है, लेकिन पद से हटाना शब्द का प्रयोग किया गया बाकी लोगों के लिए। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया गया। याद रखना इसको अच्छे से। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है? 1 और 4 सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। समझ गए? महाभियोग और पद से हटाना, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया गया, बाकी लोग के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि इन 10 क्वेश्चन से आपके 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मतलब उतना कंसेप्ट आपको बताया गया है। मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करने का कोशिश किया हूँ। आपसे केवल एक सहयोग चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों तक पहुँचाइए, अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी यहाँ तक का लाभ मिल सके। ऐसे स्टूडेंट्स जो इतना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, वो भी हमारे चैनल से जुड़ के अच्छी जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी कम समय में प्राप्त कर सकें, अच्छे से समझ सकें और बेहतर तरीके से एक फेयर कॉम्पिटिशन डेवलप हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब हम लोग मिलेंगे परसों इसी तरीके से शानदार किसी MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आरंभ एजुकेशन।